माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि खिलाफत आंदोलन के साथ कैसे गांधी जी ने असहयोग का प्रारूप भी तैयार कर लिया था। तो ये असहयोग आंदोलन जो था वो क्यों छेड़ा गया, पहले हम इसके कारण पे बात करेंगे। तो इसका कारण ये था, ये रॉलेट एक्ट आया था, उसे पास कर दिया गया था। उसके अनुरूप लोगों पे अत्याचार किए जा रहे थे। इसके साथ ही एक घटना जो घटी थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उस पे भी सरकार ने जो दोषियों को था वो बिल्कुल ही क्लीन चिट दे दिया था। इसके अलावा जो रॉलेट एक्ट के समय में जो प्रमुख कारण थे, जैसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद महंगाई का बढ़ना, करों का बोझ बढ़ना, ये सब भी कारण थे। गांधी जी ने 28 जुलाई 1920 को असहयोग आंदोलन करने की बात कही देश के सामने, और इसके लिए तारीख तय की गई 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 ये तारीख इसलिए भी और महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस दिन हमारे देश के एक गणमान्य नेता बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होती है। पूरे देश ने पूरे जोश से इस आंदोलन की शुरुआत किया। तिलक की मृत्यु के बाद भी पूरे देश में जगह जगह हड़तालें हुई, जगह जगह जुलूस निकाले गए और विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। इस असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन रखा गया। ये अधिवेशन कब रखा गया? ये अधिवेशन रखा गया 5 सितंबर 1920 को कलकत्ता में। देखिए, ये जो वार्षिक अधिवेशन होता था ये नहीं होता था, यह असहयोग के लिए एक अलग से विशेष रूप से अधिवेशन को रखा गया। यहाँ पे जो अध्यक्ष थे वो लाला लाजपत राय को बनाया गया, लेकिन यहाँ पे सभी जो थे, कांग्रेस के सभी नेता इस पे एकमत नहीं होते हैं। जैसे कि एनी बेसेंट है, जिन्ना है, ये लोग इसका विरोध करते हैं। लेकिन गांधी जी इतने ज्यादा उत्साहित होते हैं कि वो बोलते हैं कि अगर हम इस असहयोग आंदोलन को अगर पूरे 1 साल जैसा मैं कह रहा हूं उस हिसाब से चलाएंगे तो अगले वर्ष हमें स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। इस पे कुछ नेताओं ने विरोध भी किया, लेकिन आंदोलन जो था वो रुका नहीं, वो चलता गया। इसके बाद दिसंबर 1920 को नागपुर के जो वार्षिक अधिवेशन होता है उसमें इसको सर्वसम्मति से पास कर दिया गया और इसमें कुछ आवश्यक बदलाव भी किए गए। कांग्रेस के जो कार्य करने की पद्धति थी इसमें भी कुछ बदलाव किए गए। इसमें क्या बदलाव किए गए? तो इसमें बदलाव ये किया गया कि अब जो कांग्रेस का काम होगा वो अंग्रेजी भाषा के साथ साथ हिंदी भाषा और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी किया जाएगा। कांग्रेस की सदस्यता के लिए 4 आना, अगर कोई 4 आना देता है और वो 21 वर्ष से ज्यादा है तो वह कांग्रेस का सदस्य बन सकता है। और इसमें कांग्रेस का मूल लक्ष्य जो रखा गया इस आंदोलन का वो था स्वराज की मांग। स्वराज की मांग कर ली गई इस आंदोलन के लिए। अब इस आंदोलन का जो प्रारूप था वो कैसा होगा? इस आंदोलन का प्रारूप जो तय किया गया वो 2 तरह का था, एक था सकारात्मक और दूसरा था नकारात्मक। पहले हम बात करते हैं कि नकारात्मक क्या था। नकारात्मक प्रारूप का मतलब ये हुआ कि हम विदेशी सामानों का बहिष्कार करेंगे, स्कूल कॉलेज इत्यादि का बहिष्कार करेंगे। लेकिन सिर्फ बहिष्कार करने से तो नहीं हो जाएगा, इसके कुछ सकारात्मक पहलू भी ढूंढने होंगे। मान लीजिए कि अगर कोई स्टूडेंट है वो स्कूल छोड़ दे, कॉलेज छोड़ दे, जो लोग हैं वो अपना काम छोड़ दे, तो फिर वो करेंगे क्या? ऐसा तो नहीं था कि अंग्रेज 1 साल में भाग जाते, वो छोड़ देते, देश को आजाद कर देते। तो इसके लिए बहुत गहन सोच विचार किया गया और यह कहा गया कि ठीक है, हम इस काम को तो करेंगे ही कि हम इन चीजों का बहिष्कार करेंगे। साथ ही साथ भारत में बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ जैसे शिक्षण संस्थान बनाए गए और लगभग छोटे बड़े मिलाकर 800 शिक्षण संस्थान बनाए गए। तो इसमें जो थी वो शिक्षा सुचारू रूप से चलने लगी, अपने भाषा में चलने लगी। इस तरह से शिक्षक जो थे उन्हें काम मिल गया और जो बच्चे थे उन्हें अच्छी शिक्षा मिलने लगी। तो ये था इस आंदोलन का 2 प्रारूप, सकारात्मक और नकारात्मक प्रारूप। इसके अलावा इस आंदोलन के लिए इसको चरणबद्ध रूप में बांटा गया कि हम इस चरण में ये काम करेंगे, इस चरण में ये काम करेंगे, क्योंकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में भी सत्याग्रह कर चुके थे और भारत में भी यहाँ आकर लगभग उनके 4 सत्याग्रह
हो चुके थे। तो उन्हें इसका आइडिया हो चुका था कि क्या होता है कि जब मैं एक बार सत्याग्रह के लिए लोगों को बुलाता हूँ, आंदोलन के लिए बुलाता हूँ, तो धीरे धीरे ये भीड़ क्या करती है, हिंसा में बदल जाती है, हिंसा होने लगती है। तो इसके लिए इसके 4 चरण निर्धारित किए गए कि प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। इसके प्रथम चरण में क्या किया जाएगा, तो पहले यह डिसाइड किया गया कि पहले हम विदेशी सामानों का बहिष्कार करेंगे, दूसरा स्कूल कॉलेज इत्यादि का बहिष्कार करेंगे, उपाधियों का त्याग करेंगे, अदालतों का बहिष्कार करेंगे। इसमें स्कूल कॉलेज और सामानों का बहिष्कार बहुत व्यापक स्तर पर किया गया। यहाँ तक कि विदेशी जो वस्त्र थे उन्हें इकट्ठा कर कर उनकी होली जलाई गई। इसका भी बहुत सारे भारतीय नेताओं ने इसे गलत ठहराया, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे निष्ठुर बर्बादी कहा। सामानों का बहिष्कार जो था इतने व्यापक तौर पे हुआ कि इंग्लैंड से जो आयात हम करते थे उसका आधा हो गया। जैसे कि हाल में ही हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय आजकल ये विधि भी बन चुकी है कि अगर हमारी किसी देश के साथ नहीं बनती है तो हम उसके साथ अपने आयात जो है वो कम कर देते हैं। जैसे कि अभी भारत सरकार ने चाइना के कितने सारे ऐप बंद कर दिए, कितने सारे सामानों को बंद कर दिया गया। ठीक उसी तरह जो इंग्लैंड से होने वाला आयात था वो आधा हो गया और घर घर खादी बनने लगा, घर घर चरखे ये वितरित होने लगे। स्वयं सेवक जो थे वो जाकर घर घर लोगों को जागृत करने लगे कि आप जो है वो घर पे लघु उद्योग करिए, आप कुटीर उद्योग लगाइए और हम सामानों को जो है वो अपने देश के ही सामान खरीदेंगे। इस तरह से ये बहुत ही व्यापक स्तर पे किया गया। दूसरा था, बहुत सारे नेताओं ने अपनी उपाधियों का त्याग कर दिया, अदालतों का बहिष्कार कर दिया गया। इसमें जो प्रमुख वकील थे जैसे मोतीलाल नेहरू थे, सैफुद्दीन किचलू थे, जयकार थे, वल्लभ भाई पटेल थे, सी राजगोपालाचारी थे, इन्होंने अपनी वकालत को छोड़ दिया और ये भी जनता से कहा गया कि आप अपने छोटे मोटे मामलों के लिए अदालत ना जाएं। इसके लिए ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई। दूसरा चरण जब आता है तो दूसरे चरण में यह बात कही जाती है कि अब हम जो कांग्रेस पार्टी है इसमें सदस्यों की संख्या को बढ़ाएंगे और इसमें लक्ष्य रखा गया कि लगभग हम 1 लाख सदस्यों की भर्ती करेंगे। पार्टी में लगभग 50,000 सदस्यों की नई भर्ती हुई। इसके अलावा तिलक स्वराज फंड में यह उस समय कोशिश की गई थी कि लगभग हम 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करेंगे, लेकिन देखिए उस समय 1920 में 1 करोड़ से ज्यादा रुपये इकट्ठे हो गए थे जो इस आंदोलन के लिए इकट्ठा किया गया था। तृतीय चरण जब आता है तो इसमें लोगों से बोला जाता है कि आप जो है वो सेना में भर्ती ना हो। इसमें लोगों को सेना में भर्ती नहीं होने के लिए बोला जाता है। और जो ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स है वो भारत यात्रा पर आने वाले होते हैं, उनके विरोध की बात की जाती है। सरकार के द्वारा बीच में जो इस आंदोलनकारी होते हैं इनसे यह कहा जाता है कि आप प्रिंस ऑफ वेल्स का विरोध ना करें, हम जो है आपके नेताओं को जो जिसे हमने बंदी बनाया है उन्हें छोड़ देंगे और आपके लिए कुछ हम सुधारात्मक प्रयास करेंगे। लेकिन गांधी जी इस पे नहीं मानते हैं, क्योंकि एक किस्सा है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो गांधी जी ने उनकी बातों को नहीं माना और प्रिंस ऑफ वेल्स ने जैसे ही बंबई की धरती पर अपना कदम रखा तो वहां उनका स्वागत जो है वो हड़ताल जुलूस निकाल कर किया गया और भारत में वो जहां कहीं भी गए वहां उनका व्यापक तौर पे विरोध किया गया। चौथे चरण की बात करें तो चौथे चरण में गांधी जी जो हैं वो ये प्लान करते हैं कि अगर अब हमारी सरकार जो है वो हमारी बातें नहीं मानेगी तो हम अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। जब ये चतुर्थ चरण की बात हो रही होती है, जब सविनय अवज्ञा करने की बातचीत हो रही होती है, उसी समय एक घटना घट जाती है। वो घटना क्या है? वो घटना है जिसे हम चौरी चौरा कांड के नाम से जानते हैं। ये घटना होती है 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में एक चौरी चौरा जगह है वहां पे। अब ये घटना क्या है इसके बारे में बात करते हैं। जो लोग होते हैं वो शांतिपूर्ण ढंग से जो है वो अपना बहिष्कार आंदोलन चला रहे होते हैं, कहीं मार्च निकाला जाता है, जुलूस निकालते हैं लोग। वहां पे जो पुलिस जो है वो उन आदमियों का जो है वो दमन करने के लिए लाठीचार्ज करती है, मारती है, गोलियां चलाती है और उनके द्वारा उनको उकसाया जाता है। जब भीड़ यह बात देखती है तो वो आगे बढ़ चलती है
वो बोलती है ठीक है, आप कितनों का दमन करेंगे, हमें भी करिए, हमें भी मारिए। आगे भीड़ बढ़ चलती है। जो पुलिस वाले हैं वो अपने कदम को पीछे हटाते हैं और हटाते हुए वो अपनी चौकी में चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि हम चौकी में चले जाएंगे तो ये भीड़ जो है वो अपने आप चली जाएगी। लेकिन भीड़ जो होती है वो इतनी आवेशित होती है कि जब वो लोग चौकी में चले जाते हैं तो उन्हें बंद करके उसमें आग लगा दी जाती है। इस घटना में जो है वो 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। इस समय गांधी जी जो होते हैं वो गुजरात के बारदोली में होते हैं। वहाँ उन्हें यह घटना की खबर मिलती है। गांधी जी बहुत ही दुखी होते हैं और गांधी जी यह तय करते हैं कि अब मैं इस आंदोलन को जो है वापस ले लूँगा। गांधी जी इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। गांधी जी के इस आंदोलन को वापस लेने पर भारतीय नेताओं के द्वारा उनकी बहुत ही निंदा की जाती है। लोग बोलते हैं कि गांधी जी ऐसे हैं जो बड़े सपने दिखाते हैं और फिर अपने कदम जो है वो पीछे हटा लेते हैं। कितने किस्से कहे गए उन पे कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, बहुत सारी बात कही गई। लेकिन गांधी जी ने कहा, अपनी यंग इंडिया जो पत्रिका थी उसमें उन्होंने कहा कि मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जो हिंसा पर आधारित होगी। वो हिंसा के बिल्कुल ही विरोध थे। लेकिन लोगों ने उन्हें कहा कि क्या हुआ, जलियांवाला बाग में पुलिस ने तो हिंसा की थी, फिर तो कोई बात नहीं। यहाँ तो उन्हें उकसाया था, लेकिन गांधी जी ने इसे वापस ले लिया। गांधी जी का चारों तरफ से निंदा होता है, लेकिन देखिए यहाँ गांधी जी बहुत दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे। वहाँ अगर वो इस आंदोलन को वापस नहीं लेते तो एक हिंसा होने के बाद और भी हिंसा होती, क्योंकि छिटपुट हिंसाएं बहुत हो रही थी। जो किसान थे और भी लोग थे वो छिटपुट हिंसाएं हो रही थी सब जगह, लेकिन उसको गांधी जी जो थे वो अनदेखा कर रहे थे। लेकिन चूंकि ये एक बड़ी घटना थी तो इस पे उन्होंने इसे वापस लेना चाहा और ले लिया। अगर वो नहीं लेते तो सरकार जो थी वो अपना दमन का नीति फिर से लाती और लाखों लोगों को मारा जाता, जेल में रखा जाता, कईयों की जान जाती। तो ये बाद में नेताओं को समझ में आई कि हाँ गांधी जी ने ऐसा क्यों किया, लेकिन उस समय जो है वो उनका बहुत विरोध किया गया। और आज भी इतिहासकार जो है वो इतिहास लिखते हैं तो उसमें इसकी गांधी जी की निंदा की जाती है। जब अंग्रेज यह देखते हैं कि गांधी जी की चौतरफा निंदा हो रही है तो उन्हें एक मौका मिल जाता है और वो फिर क्या करते हैं, वो 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लेते हैं और उन्हें 6 वर्ष के लिए सजा दी जाती है। अब गांधी जी को कहाँ भेजा जाता है, तो पुणे के यरवदा जेल में उन्हें शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन आप अब सोचेंगे कि गांधी जी जब 1922 में गिरफ्तार होते हैं तो फिर 1924 में कहाँ से आ जाते हैं और कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष बनते हैं। तो होता यह है कि उनके स्वास्थ्य कारणों के कारण और उनके अच्छे स्वभाव को देखते हुए उन्हें पहले ही रिहा कर दिया जाता है। तो ये रही असहयोग आंदोलन की कहानी। आगे हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा के बारे में। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं और आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।